और मैं बहुत समय में देखता हूं टेक्नोलॉजी का बहुत सारे हमारे युवा लोग व्हाट्सएप, फेसबुक दिन भर, कई लोग तो सुबह से शाम तक आई लव यू, आई मिस यू कर रहे हैं। वो भी करना है, लेकिन जो आदमी आपको सुबह से रात तक आई लव यू, आई मिस यू कर रहा है ना, वो आपको नहीं किसी और को भी कर रहा है। तो आपको एक ही बार कर रहा है, उसी के साथ रहना है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप में सिर्फ एक बार आई लव यू, मिस यू करना है, बाकी टाइम में समाज के बारे में मैंने जो बातें की उसको प्रचार प्रसारित करना है। आदरणीय मिस्टर ग्लाडसन डुंगडुंग, आप लट्ठा सिमडेगा जिला से हैं और आपकी पढ़ाई मिडिल स्कूल सरकारी स्कूल लट्ठा, हाई स्कूल एसएस हाई स्कूल सिमडेगा, इंटर और बीए की पढ़ाई पटना से, पीजी IISR दिल्ली से, साथ ही जन वकालत पुणे में पढ़ाई की है। आपने पढ़ाई के बाद 8वीं की क्लास में पढ़ाई के दरमियान अपने स्वर्गीय माता पिता, जो आपके माता पिता की जमीन के मामले में दूसरों के लिए लड़ाई लड़ते हुए उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद भी आपने अपने बलबूते पर पढ़ाई के साथ साथ अपने ही गांव में बैल, बकरी, भैंस चराकर पढ़ते हुए अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। पैसा के अभाव में बीच में पढ़ाई अधूरी रह गई और गांव में ही चाय दुकान की साइकिल दुकान के साथ साथ साइकिल दुकान में ही चाय का भी दुकान खोला और उससे पैसा कमाकर अपनी पढ़ाई की। भूमि आंदोलन में पटना में पीपुल्स पार्टी ग्रुप वालों के द्वारा किडनैप किए गए। दलितों के फेवर में कार्य करने के कारण उन्हें लगभग 2 से 3 घंटा के बाद छोड़ दिया गया। पढ़ाई जारी रखते हुए नेशनल सेंटर पर एडवोकेसी स्टडीज में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद आरएसएस ग्रुप में आरएसएस वाले धर्मांतरण के मुद्दे को बनाकर वहां से उन्हें हटा दिया गया। साथ ही झारखंड वापस आ गए। इस तरह से आपने भोगनाडीह जो सिंधु कानू के गांव से 1 महीने का साइकिल यात्रा भी किया। इस यात्रा के दौरान ही आंखों में आदिवासियों के लिए प्यार और उनके लिए आगे कुछ कर सकने के लिए आपने बहुत सारे अपने काम को आगे बढ़ाया और इस तरह से आदिवासियों के लिए आपने बहुत कुछ करते हुए आज बहुत आगे रह गए हैं। इस तरह से मैं अभी आदरणीय मिस्टर ग्लाडसन डुंगडुंग को मंच के बैज पहनाते हुए हम उनका स्वागत करेंगे। खूंटी डायसिस वार्षिक यूथ सम्मेलन में उपस्थित खूंटी धर्म प्रांत के वीजी और डीन फादर विशु बेंजामिन आइंद, यूथ डायरेक्टर फादर मसी, हमारे बीच उपस्थित क्रांतिकारी झारखंड के आयरन लेडी दयामनी दीदी, हमारे बीच उपस्थित वक्ता रहे मान्यवर बोनीफस लकड़ा, यूथ अध्यक्ष और जितने भी अलग अलग पैरिसेस से आए यूथ युवा समिति के सभी सदस्यगण, अध्यक्षगण, सचिवगण और यहाँ उपस्थित आप सभी युवा साथियों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। आज जयसु। आजकल मैं ज्यादा जोहार ही बोलने लगा हूं क्योंकि हम लोगों को बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। आज जो मूल रूप से मैं आपसे बात करना चाहता हूं
वो है हमारा समाज, आदिवासी समाज जो है, जिसकी जो दुर्गति हो रही है। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत अपना व्यक्तिगत चीजों पर भी बोलने के लिए फादर ने आग्रह किया था, जिससे कुछ लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकता है, लेकिन उसको मैं चाहूंगा कि लास्ट में बात करूं। जिस चीज पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस पर पहले बात कर लेता हूं। सबसे बड़ी बात है कि जो आदिवासी समुदाय जो आज भी दुनिया में अपनी सामुदायिकता के लिए जाना जाता है, जो समुदाय भारत देश में जब अंग्रेज आए, उन्होंने मुगल साम्राज्य को हराकर जब इस देश में हुकूमत हासिल किया, और जब हुकूमत हासिल करने के बाद आदिवासी इलाके में गए, तब आदिवासी ही इस देश में वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का रास्ता रोका। इस देश में जो लोग बोलते हैं आज के समय में हम जो है देश का सबसे बड़ा देशभक्त हैं, हम असली देशभक्त हैं, उन लोग उन दिनों में चूहों की तरह अपने बिल में घुसे हुए थे। देश में एक भी उदाहरण नहीं है जब उन लोगों ने अंग्रेजों को रोका होगा। तो आप समझ लीजिए कि ऐसा समुदाय, ऐसा समाज जो अंग्रेजों का रास्ता रोक दिया, आज क्या हुआ उस समुदाय को जो तितर बितर हो गया है। आज हम हर जगह जाते हैं तो आदिवासी एकता की बात करते हैं। अभी हम लोग डाइनिंग में बैठे थे, वहां भी आदिवासी एकता की बात कर रहे थे। क्यों ऐसा हुआ? क्या हुआ हमारे समाज में? हमें सोचने का जरूरत है साथियों। आप में से बहुत लोगों को मैं समझ जानता हूं, बहुत लोग ऐसे हमारे बीच युवा हैं जो इन सब चीजों में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ समाज के लिए पढ़ना पड़ेगा साथियों। यदि आप समाज के लिए नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए पढ़ेंगे तो बातें नहीं बनेगी। समाज के लिए सोचना, चिंतन करना, मनन करना, पढ़ना, आदिवासी समाज का भविष्य आप पर टिका हुआ है। अगर आप नहीं सोचेंगे तो फिर आदिवासी समाज बिखर जाएगा। आदिवासी समाज आज इसलिए इस तरह से टूट गया है क्योंकि हम आदिवासी लोग मूलतः देखेंगे तो तीन तरह से बिखरे हुए हैं। भारी टूट हमारे बीच तीन तरह से है। वो कौन कौन सा है? एक धर्म के नाम से है सबसे ज्यादा टूट। जो इलाके में, जैसे गुमला इलाका चले जाइए, लोहरदगा इलाका चले जाइए, इन सारे इलाकों में आप चले जाएंगे जहां पे हम हैं, यहां पे लोग दिन रात सरना ईसाई का लड़ाई लड़ रहे हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप में चले जाइए, युवा लोग आपस में सरना ईसाई करते हैं, उनका दिन बीत जाता है। जब ईसाइयों के बीच में आप चले जाएंगे तो वहां पे जो है कि कैथोलिक, जीएल, एसपीजी क्या क्या करते करते दिन बीत जाता है। कभी कभी मेरे मन में आता है, हमारे धर्मगुरु लोग हमें बताते हैं कि आप कोई भी चर्च में हैं लेकिन हम सारे लोग स्वर्ग जाने वाले हैं। मैं सोचता हूं मृत्यु के बाद जब हम लोग स्वर्ग जाएंगे वहां भी सर लड़ेंगे। जीसस को कहेंगे इधर कैथोलिक लोग को दे दीजिए, उधर एसपीजी को, इधर जीएल को, इधर सीएनआई को। क्या कर रहे हैं हम? धरती पे जी नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है पहला लड़ाई हमारा, पहला जो हमारा बंटवारा है सबसे ज्यादा वो धर्म के नाम पर है, उसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरा जो है, हम जो है पार्टियों के नाम पे भी लड़ते हैं। हमारा कमिटमेंट पार्टियों के लिए है। बड़े बड़े जगह पे मैं सम्मेलन में जाता हूं, लोगों को बोलता हूं समाज बचाने के लिए खड़ा होइए। लोग बोलता है तो मैं तो फलाना पार्टी से हूं, मैं तो फलाना पार्टी से हूं। अगर कोई सरकार हमारा जमीन को खत्म करने वाला कानून लाता है, जमीन लूटने वाला कानून लाता है, तो उस पार्टी से जो सरोकार करते हैं आदिवासी लोग, वो कहते हैं हमारी सरकार ने ये कानून लाया है, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। भले हम डूब मर जाएंगे, भले हमारा सारा जमीन चला जाएगा, हम लूट लिए जाएंगे, लेकिन हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। कैसे बचेंगे आप? पार्टी कभी माटी नहीं बचाने आई है, उसके बाद भी हम पार्टी 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 कर रहे हैं। तो दूसरा जो है कि सबसे बड़ा बिखराव हमारे बीच पार्टी के नाम से है। तीसरा बिखराव हमारे पास समुदाय के नाम से है। बहुत सारे लोग
इधर जिस तरह से सरनाई से करते हैं वहां भी उरांव खरिया मुंडा हो संताली। हमारे माता पिता लोग भी ऐसे ही करते हैं। दामाद अगर मान लीजिए उरांव लड़की को मुंडा लड़का पसंद आ गया, बोलेंगे मुंडा है हम बेटी नहीं देंगे, लेकिन हम सिखों को दे देंगे, मुसलमान को देंगे, बिहारी को देंगे, बंगाली को देंगे, किसी को भी हम बेटी दे देंगे, दामाद बना देंगे, लेकिन जो है कि मुंडा को हम बेटी नहीं देंगे। अब कैसे बचेंगे? सोचना पड़ेगा आपको साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं इतने ज्यादा बिखराव हमारे बीच है, हम अपने दुश्मन को नहीं समझ पाते हैं। हमारे पास कौन कौन से बड़े बड़े दुश्मन हैं? आज के समय में आरएसएस सबसे बड़ा दुश्मन हमारे पास है। हम खुल के बोल सकते हैं, इसमें मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। आज पूरे देश में न सिर्फ आज, विगत कई वर्षों से आदिवासी अस्मिता को खत्म कर देना चाहते हैं। वो बार बार डंके के चोट में कहते हैं कि आदिवासी हिंदू हैं, आदिवासी वनवासी हैं। आज वो कह रहे हैं कि भारत हिंदुओं का देश है। हम डंके के चोट पर हम सारे लोगों को कहना चाहिए भारत आदिवासियों का देश है। 5 जनवरी 2011 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदिवासी ही भारत के प्रथम निवासी और मालिक है। जब आदिवासी इस देश के प्रथम निवासी और मालिक है तो फिर आप कैसे कहेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदुओं का है? भारत आदिवासियों का है, ये हर एक मोहल्ला चौराहा में जाके हमें बताना पड़ेगा। भारत सबसे पहले आदिवासियों का है, उसके बाद ही किसी और का है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदुओं का नहीं है, आदिवासियों का है। तो ये जब हम चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेंगे तो ये सारे लोग जो है कि हमारे चीजों को लूट लेंगे। ये पहले दुश्मन है। हमारा आदिवासी पहचान खत्म कर देना चाहते हैं। क्यों खत्म करना चाहते हैं? आदिवासी शब्द से उनको डर लगता है। साथियों, इस देश में आर्य लोग बाहर से आए हैं। वो जब आए तो उन्होंने देखा कि ये आदिवासी लोग हैं, उनके साथ लड़ाई हुई, वो लोग पराजित हुए। तब जो है कि हम लोगों को इंसान नहीं माना, हम लोगों को घोषित कर दिया। उनका धर्मपोथी उठा के आप देख लीजिए, सारा जगह लिखा कि ये लोग जो है ये असुर है, ये शैतान है, ये लोग जो है जंगली है, अनपढ़ है, गंवार है, ये सब इन लोग का कहा हुआ है। क्यों ऐसे कहा? हम लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए ऐसा कहा गया। और धीरे 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 पिछला हजारों साल से हम लोग मानसिक रूप से गुलाम बन गए, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज लोग। और आज की तारीख में हम क्या करते हैं? उसका रिजल्ट क्या है? हम अपनी भाषा नहीं बोलना चाहते हैं, हम अपने परंपरा में नहीं जीते हैं, हम अपने रीति रिवाज में नहीं रहना चाहते हैं। हम मरवा नहीं खाते, हमको लगता है कि मरवा खाने से हम काले हो जाएंगे। हमें काला चीज नहीं पसंद है, हम अपना रंग रूप से नफरत करते हैं। जब हमारे यहाँ देखिए आज के समय में लोग कन्या खोजने जाते हैं तो बोलते हैं गोरी लड़की चाहिए। तो मैं कहता हूं जब गोरी लड़की चाहिए तो जितना सावली पैदा किए सबको कब्र में डालो। तो जो समाज जो है कि अपना रंग से नफरत करेगा वो समाज बचेगा? नहीं बच सकता है। जो समाज अपनी भाषा से नफरत करेगा वो कैसे बच सकता है? माताओं को मैंने रांची में पूछा ऐसे हजारों की भीड़ में कि आप लोग अपनी भाषा जानते हैं? वो कहते हम जानते हैं। आप अपनी भाषा अपने बच्चों को अपने ट्रांसफर किया? बोलते नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? वो कहते हैं कि ये तो नीच वालों का भाषा है, पिछड़ों का भाषा है, क्यों हम सिखाएंगे अपने बच्चों को? हम जो है कि अपने अंग्रेजी और हिंदी सिखाएंगे तो लोग आगे बढ़ जाएंगे। बताइए कितनी बड़ी गुलामी। आप जब इस देश के प्रथम निवासियों के संतान हैं तो आपको किस बात का डर है? आपको अपनी भाषा से क्यों नफरत है? क्या गैर आदिवासी एक टिक्कू ने कहा दिया आपका भाषा खराब है, आपका रंग खराब है, आपका बाल खराब है तो आप सब बदल देंगे? कैसे बचेंगे फिर आप? आज आप देखिए कि सारे हमारे आदिवासी लड़कियां लड़के अपना जो है कि फेयर एंड लवली लगा लगा के रंग बदल रहे हैं। कोई आयरन करा रहा है, बाल कुछ कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है। उनको दिक्कू दिखना है। जब आपको दिक्कू दिखना है, जब आपको दिक्कू दिखना है तो इस भीड़ में आपको होना नहीं चाहिए, आप निकल जाइए। हम देखना नहीं चाहिए। हम लोग जैसे लोगों का बुलाएंगे तो हम बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहेंगे, उन लोगों के साथ में बैठना नहीं चाहेंगे जो जिनको आदिवासी होने पर गर्व नहीं है, जो अपना रंग रूप से नफरत करता है, जो अपनी भाषा, संस्कृति, पहनावा और हवा सबसे नफरत करता है। साथियों, इस गुलामी से मुक्ति चाहिए तो ये सबसे बड़ा दुश्मन वो है। दूसरा बड़ा दुश्मन सरकार है जो इन लोगों को संरक्षण देती है और बंदूक लाके हमारे कंधे में हमारे ऊपर चलाती है, जो हमारा जल जंगल जमीन लूटता है। और तीसरा दुश्मन है कॉर्पोरेट, आरएसएस, कॉर्पोरेट, सरकार। ये सारे लोग एक हिस्से के चट्टे बाटे, एक तरह के लोग हैं जो हमें लूट लेना चाहते हैं, जिसको हमें समझना पड़ेगा। चौथा तरह का दुश्मन है जो धर्म का, मैंने आपका कहा, वो भी दुश्मन है, उसको भी बहुत
सही तरीके से धर्म को समझने की जरूरत है। हम लोग आध्यात्मिक तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग चर्च जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसी तरह सब लोग जा रहे हैं। क्या आध्यात्मिकता है? बहुत सारे युवा मुझे बोलते हैं हम तो इसलिए चर्च जाते हैं क्योंकि हमारे माता पिता भेजते हैं। तो आप रूटीन वर्क क्यों कर रहे हैं? आप गिरजा क्यों जा रहे हैं? आप जाइए ना पार्टी में। जब आध्यात्मिकता है नहीं तो वहां पर रूटीन वर्क संडे आया गिरजा जाना, ये आया वो जाना, क्या होगा? उसको मैं ऐसे ही बोलता हूं। देखिए, एक तरफ जो हम लोग जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ नफरत देखिए। बगल वाला पड़ोसी ने गाड़ी खरीद लिया, गिरजा आएंगे तो अपने फादर बोलेंगे अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। हम लोग बहुत अच्छा। गिरजा से जैसे आएंगे घर, पता चला पड़ोसी ने गाड़ी खरीदा, चर्चा कर रहे हैं इधर नफरत। देखना ना कल परसों तो एक्सीडेंट करेगा। अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो गिरजा में, और वापस आके पड़ोसी के कैंपस में कूड़ा फेंको। ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमें देखना पड़ेगा उसको भी। धर्म का दुरुपयोग बहुत लोग कर रहा है, उसको हथियार की तरह उपयोग कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये हमें समझना पड़ेगा। उसी तरह जो है कि हमें निरंतर समझना पड़ेगा कि कौन कौन लोग जो है कि हमारे विरोध में काम कर रहा है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, दुश्मन के द्वारा हमारे विरुद्ध प्रचारित किया गया नैरेटिव को हम लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या नैरेटिव प्रचार कर रहा है? जिस तरह मैंने आपको कहा हमारे विरुद्ध प्रचार किया गया, ये असभ्य है, जंगली है, अनपढ़ है, गवार है, उस नैरेटिव को हम लोग ढोके घूम रहे हैं। एक नैरेटिव क्या तैयार किया? इस सरना आदिवासियों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। पिछला 20 साल का इतिहास देख लीजिए झारखंड का, जब से झारखंड बना है। हर जगह यही कहा गया कि सरना आदिवासियों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया गया। यह नैरेटिव खड़ा किया गया। सच्चाई क्या है? 2001 का जनसंख्या बताता है, जनगणना रिपोर्ट बताता है कि ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासियों की जनसंख्या 15% थी। 2011 में 14.5% हो गई। जब 10 साल में 1.5% घट गया तो कैसे आप जो है कि हर जगह प्रचार कर रहे हैं कि सरना आदिवासियों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। दूसरा नैरेटिव खड़ा किया गया, कहा गया कि ईसाई मिशनरी पूरा धर्मांतरण में लगे हुए हैं, उनका सारा शिक्षण संस्थान में धर्मांतरण होता है। तो उनको हमें बताना चाहिए कि झारखंड में और पूरे देश में सरकार के बाद सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थान ईसाई मिशनरी चलाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाले गैर ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, दूसरे धर्म वाली है। जब ईसाई शिक्षण संस्थानों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है तो हमारा जनसंख्या देश में 1951 में 2% था, अभी भी 2% में क्यों है? झारखंड में ईसाइयों का जनसंख्या 4% था 1951 में, अभी भी 2011 में 4% पे अटका हुआ है। क्यों ऐसा है? तो ये आरोप क्यों लगना चाहिए? नैरेटिव को हम लोग कैसे नहीं तोड़ पा रहे? ये झूठ के बनस्पति लोग माल खड़ा कर रहे हैं और हमें बेइज्जती कर रहे हैं। यह भी कहा जाता है खुले तौर पर आदिवासी लोग एक पहले चावल के लिए अपना धर्म बदलते हैं, उसके बावजूद हम लोग चुप रहते हैं, उनको जाए कि जवाब मुंहतोड़ जवाब नहीं देते हैं। इसलिए झूठा नैरेटिव खड़ा होता जाता है और अंत में ऐसा होता है कि सचमुच में हम लोग गलत किए हैं और वो लोग सही किया है। तो इस नैरेटिव को तोड़ना पड़ेगा। और यह भी कहा जाता है कि आरक्षण का दोहरा लाभ आदिवासी ईसाई आदिवासी ले रहे हैं। अब इसको एनालिसिस कीजिए। राजनीति में देखिए, झारखंड में 5 लोकसभा सीट है। आज के समय में सिर्फ 1 सीट है जो ईसाई आदिवासी जीत के लोकसभा गया है। फिर हम आरक्षण का कैसे खा गए सारा हिस्सा? उसी तरह झारखंड में 28 विधानसभा सीट है, जिसमें से 7 लोग जो है कि ईसाई धर्म मानने वाले एमएलए हैं। फिर हम कैसे खा गए? अगर परसेंटेज में देखेंगे तो ये 20 से 25% है। राजनीति में ईसाई आदिवासियों का प्रतिनिधित्व सिर्फ 20 से 25% है। उसके बावजूद इस आरोप को, इस नैरेटिव को हम लोग तोड़ नहीं पाते हैं कि ईसाई आदिवासी आरक्षण खा जाता है सारा का सारा। यही कह के हमारे सरना भाई बहनों को हमसे दूर ले जाया जाता है, हमारे दुश्मन ले जाते हैं। उसी तरह नौकरी में देखिए, आईएएस और आईपीएस सारा का सारा हिस्सा राजस्थान का मीना लोग खा रहा है और आरोप हमारे ऊपर लग रहा है।
क्या हम लोग को चुप बैठना चाहिए? क्या इस नैरेटिव को नहीं तोड़ना चाहिए? और याद रखिएगा, अभी वो लोग कह रहे हैं डीलिस्टिंग, अगला इनका मुद्दा होगा। चूंकि धर्मांतरण पर हमने बहुत लिखा, बहुत जगह पे मुंह फाड़ फाड़ के बोला, अभी इनको लग रहा है कि अब धर्मांतरण वाला मुद्दा नहीं चलेगा। और बहुत सारे साथी लोग, दयामणि दी, आप लोग भी है, हम लोग बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, अब इनको लग रहा है कि नहीं चलेगा, अब डीलिस्टिंग ला रहे हैं। डीलिस्टिंग क्या है? वही घूम फिर के कि ईसाई आदिवासी है उनको आरक्षण से हटाओ, अनुसूचित जनजाति का सूची से हटाओ। अधिकार किसको है हटाने का? सूची में रखने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 342(1) के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है, और हटाने का अधिकार अनुच्छेद 342(2) के तहत संसद को है। वो नहीं करेंगे। ये सिर्फ मुद्दा बनाना है ताकि जब ईसाई आदिवासियों पर हमला करते हैं वो भाषणों में या दूसरे तरीके से, तो सरना आदिवासी खुश होकर उनको वोट दे देते हैं। तो ये सच्चाई को हम उनके पास नहीं ले जाते हैं। अब ये डीलिस्टिंग की सच्चाई देखिए। आज मान लीजिए डीलिस्टिंग हो रहा है, ईसाई आदिवासियों को आरक्षण से उस सूची से हटा दिया जाता है, अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा दिया जाता है, और दूसरे धर्म मानते हैं उनको भी हटा दिया जाता है। क्या होगा? अगर सिर्फ ईसाई को हटा दीजिए तब भी क्या होगा? क्या सिर्फ ईसाइयों को इसका जो है कि हानि होगा, नुकसान होगा? राजनीति में देखिए, खूंटी जैसा लोकसभा सीट जनरल हो जाएगा। क्या वहां पे आज ईसाई प्रतिनिधि है लोकसभा में? खूंटी का विधानसभा, उधर आपका तोरपा का विधानसभा, सिमडेगा का 2 विधानसभा, गुमलाई एरिया का 2-3 विधानसभा सारा जनरल हो जाएगा। वहां पे आज कौन जीते हुए हैं? ईसाई आदिवासी कम, सरना आदिवासी ज्यादा जीते हुए उन सब सीट में। ये सारा सीट आदिवासियों को चला जाएगा, जनरल हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे सरना भाई बहनों को सच्चाई आपको बताना पड़ेगा। देखिए, इनका जो झूठ में मत जाइए, सच्चाई ये है, आपको हमको दोनों को नुकसान होगा। और अगर जनसंख्या, सरना आदिवासियों की जनसंख्या 44% है, बाकी सारे आदिवासी को निकाल दीजिए, बाकी क्या कहां चला गया? 64% निकल गया। कितने बच जाएंगे? 26% से घट के मुश्किल से 12% आदिवासियों का जनसंख्या हो जाएगा। जब 12% जनसंख्या हो जाएगा तो राजनीति खत्म। एक आध लोकसभा सीट दे देंगे, विधानसभा सीट 10 जैसा दे देंगे, खत्म कहानी। राजनीति पूरे झारखंड में ये गैर आदिवासियों का, शासक वर्ग का लूटने का ये सारा षड्यंत्र है, जिसको हमारे आदिवासी नहीं समझ पा रहे हैं। ये सारे सच्चाइयों को उनके साथ पास हमें ले जाना पड़ेगा, तब जाके हम जो है इसको खत्म कर सकते हैं। नैरेटिव को नहीं तोड़ेंगे आप, तो उसी नैरेटिव के तहत उनको वोट मिलता जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। तीसरी बात जो है वो हमें समझना है, वो है राजनीति। राजनीति शायद हम लोग नहीं समझते हैं, यही मैं बार बार बोलता हूं। खूंटी में भी कई बार मैंने बोला, कई आप लोग के सम्मेलन में भी बोला। पूरा जब एनालिसिस आप करेंगे तो लगता है हम लोग बेवकूफ टाइप का आदमी हो गए हैं। कैसे? 2-3 एग्जाम्पल आपको देता हूं। अभी तत्कालिक एग्जाम्पल है, एक तो विस्थापन आंदोलन का उदाहरण है। हम लोग क्या बोलते हैं? जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, लेकिन वोट उसी को देंगे जो बाद में जान भी लेगा और जमीन भी लेगा। सच्चाई है कि नहीं? जितना भी विस्थापन आंदोलन का इलाका देख लीजिए, चाहे आप खूंटी का इलाका देख लीजिए, आप जाके नेत्रहाट इलाका देख लीजिए, जहां नारा गूंजता है नेत्रहाट की वादियों में, जान देंगे जमीन नहीं देंगे, लेकिन चुनाव कौन जीतता है? वहां पे पूरा कैथोलिक आदिवासी सिर्फ एकजुट हो जाएंगे तो वहां पे एक सीट निकाल लेंगे। क्या हो रहा है? जब आप राजनीति पे बात करेंगे, वो कहते हैं जमीन बचाने की लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन वोट अपने अपने तरीके से देंगे, पार्टियों को देंगे, जिस पार्टी को हम जानते हैं, जिसके साथ हमारा जुड़ा है उसी को देंगे। खूंटी इलाका देख लीजिए, खूंटी इलाका में आपको याद होना चाहिए, यदि दयामणि दी वहां पे खड़ी नहीं होती तो वहां पे मित्तल नगर बन चुका होता। अर्जुन मुंडा 25,000 एकड़ जमीन देने के लिए एमओयू किया था। लंदन गया, लंदन से मित्तल को लेकर आया, जानते हैं क्या बनता? टाटा नगर बन जाता। जिस तरह से जमशेदपुर टाटा नगर है, उसी तरह जो है कि खूंटी मुंडाओं का मुंडा दिसुम होने के बजाय वो मित्तल नगर बन जाता। काली माटी का नाम आपने सुना है? काली माटी जमशेदपुर बन गया।
टाटा बन गया, काली माटी का कोई नामो निशान नहीं। टाटा वहां पर स्थापित होने से पहले वहां पे 95% आदिवासी हुआ करते थे। आज 100 साल के बाद वहां पे 5% बच गए हैं, साइड साइड में रहते हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इधर किताब है विकास के कबर का, मेरा लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। क्या हम लोग समझ रहे हैं राजनीति? दयामणि थी, उस मित्तल को उखाड़ के फेंक दी, आपका 25,000 एकड़ जमीन बचा दी, मुंडा दिसम को बचा दी। जब वो खड़ी हुई तो कोई कितने लोग वोट दिया? सवाल तो बनता है साथियों। तो आप जमीन बचाना चाहते हैं या दुश्मन को खड़ा करना चाहते हैं? दुश्मन को जिताना चाहते हैं तो जो समाज दुश्मन को जिताना चाहता है वो बचेगा। अभी दूसरा सवाल देख लीजिए, युवाओं के बीच से भी चर्चा आ रहा है। मुझे कई युवा बोलते हैं कि महतो लोगों को जो है कि आदिवासी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आदिवासी का दर्जा महतो लोगों को देने का काम किसने किया, किसने शुरू किया? अर्जुन मुंडा जब 2004 में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये तो आप समझ लीजिए कि DRI जैसा संस्था है जिसने कहा आदिवासी ओबीसी हैं, ये कुर्मी हैं, ये लोग जो आए हैं वहां महाराष्ट्र से, ये जो है कि क्षत्रिय हैं, ये जातीय समुदाय से आते हैं, नस्लीय समुदाय से नहीं आते। हम लोग जाति से नहीं आते, हम लोग नस्ल से आते हैं, इसलिए उनको आदिवासी का दर्जा नहीं देना चाहिए। उसके बावजूद जब ये संसद बने, दिल्ली गए, जब मंत्री नहीं बने थे, उन्होंने संसद में मुंह फाड़ फाड़ के भाषण देते हुए कहा कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा देना चाहिए। उसके बावजूद 19 में आपने वहां से उनको जिताया। 19 में जब वो लोकसभा चुनाव लड़े खूंटी से, वो जीते। तो आप एक तरफ कुर्मी को आदिवासी बनने नहीं देना चाहते, उसका विरोध करते हैं, और दूसरी तरफ वैसे आदमी को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, संसद भेजते हैं जो कुर्मियों को सपोर्ट करता है, जो रिकमेंडेशन भेजता है केंद्र सरकार को, जो संसद में मुंह फाड़ फाड़ के बोलता है कुर्मी जो है कि एसटी है, उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। क्या राजनीति आप समझते हैं? ऐसे में कैसे राजनीति चलेगी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें राजनीति समझनी पड़ेगी। चौथा बात मैं कहना चाहता हूं, हमारी पूरी राजनीति जमीन के इर्द गिर्द होनी चाहिए। जमीन ही सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब CNT SPT कानून का संशोधन हुआ, बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, जनक्रोश हुआ, दयामणि दी है, फादर बिस्सू है, हम लोग हैं, केस हुए हम लोगों के ऊपर में, हम लोग सब कुछ करते रहते, पुलिस का लाठी खाते हैं, केस खाते हैं, सब होते रहता है। उसके बाद धर्मांतरण कानून लाया रघुवर सरकार ने। उनको लगा कि धर्मांतरण कानून से आदिवासी खुश हो जाएंगे, लेकिन आदिवासियों ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। ये बताने के लिए काफी है, ये आपको ये समझाने के लिए काफी है कि आदिवासियों के लिए जमीन सबसे बड़ा मुद्दा है, और हमें आज भी लिख के ले जाना चाहिए। जमीन है तभी हम हैं। जिस दिन हमारी जमीन चली जाएगी, याद रखिएगा, कीड़े मकोड़े की तरह हम लोगों को फेंक दिया जाएगा। देश में 16 करोड़ आदि या ये दलित हैं, उनको कुत्तों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है उनके साथ। वो कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। और आप जो है कि वही जाति और वन व्यवस्था में घुसने के लिए जो है कि मारे जा रहे हैं। याद रखिए, वो दिन दूर नहीं है जब हम लोगों के साथ भी कुत्ता बिल्ली जैसे व्यवहार किया जाएगा, कीड़े मकोड़े जैसा साइड में फेंक दिया जाएगा। इसलिए जमीन एक एक आदिवासी के दिमाग में घुसना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, आप जमीन नहीं बेचेंगे। कानून हमारे पास है, CNT कानून है, कहता है आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। उसके बावजूद पूरा राज्य का जमीन गैर आदिवासी के कब्जे में कैसे है? वहां बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सब वो कैसे बना ले रहे हैं आदिवासी जमीन पर? खूंटे के गांव गांव तक आदिवासी गैर आदिवासी कैसे पहुंच जा रहे हैं, जब कानून कहता है वो जमीन नहीं खरीद सकते हैं। जमीन अगर आप नहीं बचाइएगा, नौकरी आपको जिंदा रखेगी नहीं। पक्का बिल्डिंग बना लीजिएगा, लेकिन आने वाले समय में नौकरी खत्म हो गया तो वही जमीन आपको जिंदा रखेगा, याद रखिए। पांचवा बात मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी पहचान। आदिवासी पहचान हमें सर्वोपरि रखना चाहिए, सबसे ऊपर। जो मैंने कहा, हम धर्म का पहचान को आगे बढ़ाते हैं। बहुत लोग कहते हैं हम तो कैथोलिक है, परिचय पूछने से हम तो
ईसाई हैं, हम तो जीएल हैं, हम तो सरना हैं, और कुछ भी नहीं तो कह देगा हम तो एसटी है। ऐसे होता है ना, ऐसे से एसटी वेसटी से काम नहीं चलेगा। आप पढ़िए, इसलिए समाज के लिए पढ़ने के लिए मैंने कहा मरंग गुंगे जयपाल सिंह मुंडा ने जो लिखा है पढ़िए, हम लिखे, दयामणि जी लिख रहे, और बहुत लोग लिख रहे, पढ़िए। मरंग गुंगे जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में कहा हम आदिवासी हैं, हमारे लिए दूसरा शब्द नहीं चाहिए। मरंग गुंगे जयपाल सिंह मुंडा के लड़ने की वजह से संविधान का पहला ड्राफ्ट बना था। उस ड्राफ्ट में अनुच्छेद 13(3) में अंग्रेजी में अबोरिजिनल शब्द और हिंदी में आदिवासी शब्द डाला गया था। इस देश के लोगों को पता चल गया कि यदि आदिवासी शब्द संविधान में रहेगा तो ये लोग इस देश में दावा करेंगे, इस देश का जो पहला नागरिक हो जाएंगे, ये लोग पहला मालिक हो जाएगा। 1 दिसंबर 1946 को मरंग गुंगे जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, चूंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने संशोधन 491 के द्वारा आदिवासी शब्द को खारिज कर दिया। जैसे इस शाम में मरंग गुंगे जयपाल सिंह मुंडा को पता चला, वो आग बबूला हो गए कि आदिवासी शब्द हटा दिया गया संविधान से, अंबेडकर ने हटा दिया। 2 दिसंबर 1946 को आए हाउस में, उन्होंने कहा मैं जानना चाहता हूं कि क्यों भीमराव अंबेडकर ने आदिवासी शब्द को हटाया। उन्होंने कहा हम आदिवासी हैं, हमारे लिए दूसरा शब्द नहीं चाहिए, हम दूसरा शब्द मंजूर नहीं हमें। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके पास एक्स्ट्रा पावर था, हटा। याद कीजिए, वो अगर शब्द होता तो ILO कन्वेंशन 169 हमारे देश में लागू हो जाता। जब लागू हो जाता तो हमारा जमीन सरकार नहीं ले सकती थी, हमारा खनिज संपदा नहीं ले सकती थी, हमारा इलाका में नहीं जा सकते थे। इतना बड़ा हथियार हमारे पास होता। भारत सरकार को यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि हमारे देश में आदिवासी नहीं रहते हैं। 93 में उन्होंने जाके कहा, 97 में उन्होंने जाकर कहा, बार बार कहा कि आदिवासी नहीं रहते हैं। तब डॉक्टर रामदयाल मुंडा UN में जाके बोले मैं आदिवासी हूं, खड़ा हो, भारत से आया हूं, 10 करोड़ आदिवासी भारत में रहते हैं। यह बोलने की ताकत हमारे नेताओं को नहीं है। ऐसे हम लोग जैसे कुछ एक्टिविस्ट लोग, डॉक्टर मुंडा जैसे लोग एकमात्र नेता थे आज तक किस देश में, मरंग गुंगे जयपाल सिंह मुंडा, जो हर जगह चिल्ला कर आदिवासियों के लिए लड़े। लेकिन हम कितने लोग जानते हैं उनको, कितने लोग उनके बारे में पढ़ते हैं? तो वही मैं कह रहा हूं, अपना पहचान सबसे पहले आदिवासी होना चाहिए। इस बात को कार्डिनल ने भी कहा था, मैं सबसे पहले आदिवासी हूं, उसके बाद धर्मगुरु हूं, उसके बाद ईसाई हूं, उसके बाद उरा हूं, उसके बाद कुछ और हूं। हमें भी कहना होगा, आप एक एक युवा को कहना होगा मैं पहले आदिवासी हूं, उसके बाद ईसाई हूं या मुंडा हूं, कड़िया हूं, संताल हूं या कुछ और हूं। एक एक गली मोहल्ला में आदिवासी शब्द टंग जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। ये आदिवासी शब्द से लोग डरते हैं, इसीलिए हमारे दिमाग में वनवासी डालते हैं। जैसे ही हम आदिवासी शब्द खत्म कर देंगे, वो इस देश का असली निवासी अपने आप को घोषित कर देंगे। जब तक ये शब्द जिंदा रहेगा, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये भारत आदिवासियों का है। भारत में सबसे पहले हक आदिवासियों का बनता है। राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा, डंके के चोट पर कहा, आज भी कह रहे हैं। आपको किसका समर्थन चाहिए? आप क्यों नफरत करते हैं आदिवासी होने से? आप क्यों अपने भाषा, संस्कृति और बाकी रंग रूप से नफरत करते हैं? प्यार करना सीखिए। तो अपना प्रमुख पहचान आदिवासी बनाइए। ये मैं कहना चाह रहा था। छठवां बात मैं कहना चाहता हूं, वो है स्वायत्ता का बात। आदिवासी समुदाय में स्वायत्ता सबसे बड़ा चीज है। हमारा इतिहास बताता है, जब अंग्रेज आए तो 60,000 संतालों ने कहा ये इलाका हमारा है, ये इलाके में हम अंग्रेज का शासन स्वीकार नहीं करेंगे। आज भी देख लीजिए, 5वीं अनुसूची हमारा इलाका है, लेकिन भर रहे हैं दूसरे लोग। पथलगाड़ी आंदोलन हुआ, उन्होंने कहा कि ये गौ हमारा है, पूछ के आओ। गलत क्या कहा?
हमारे बहुत सारे आदिवासी उसको नहीं समझ पाते, कहते हैं पथलगाड़ी आंदोलन गलत था। गलत कैसे था? जब रांची में हमारा आदिवासियों का, मुंडाओं का जमीन को लूट के वहां पे दिकुओं ने बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल बना दिया है, वहां पे रेसिडेंशियल कॉलोनी बना है, हमारे जमीन पे दिकुओं का कॉलोनी है। आप चले जाइए, आपको घुसने नहीं देंगे। आपको पूछेंगे कहां से आए हो, गार्ड बोलेगा नाम लिखो, पता लिखो, किससे मिलना है लिखो। तो मतलब उनके यहां जाएंगे तो हम पूछ के जाएंगे तो हमारा जमीन लूट के घर बनाया है। और हमारे गांव में आएंगे, सर्वेयर को भेज देंगे तो हम उनको स्वागत करेंगे और उनको बोलेंगे हमसे पूछ के हमारा गांव घुसो, तो तकलीफ हो जाएगा इस देश के शासकों को। ये दोहरी नीति नहीं चल सकती है। गांव हमारा है तो हमारे गांव में पूछ के आना पड़ेगा, किस काम के लिए आए हो, क्यों आए हो हमारा गांव। अब हम अपना गांव को लूटने नहीं देंगे। जिस दिन आप में से एक एक आदिवासी तय कर लेगा, उस दिन हम बच जाएंगे साथियों। आपको ये करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। सरकार एमओयू करती है कंपनियों के साथ में, सर्वेयर भेज देते हमारे गांव में, जमीन का सर्वे वो लोग करते हैं। ये जायज है? जब उनके यहां जाएंगे, सरकारी दफ्तर जाएंगे, तो वहां पे पुलिस को पूछना पड़ेगा, गार्ड को पूछना पड़ेगा। और हमारे घर में आएंगे, गांव में आएंगे तो घुस जाएंगे। और जब हम लोग कहेंगे क्यों घुस रहे हो, मुंडा से पूछो, हाथू मुंडा से पूछो, तब उनको तकलीफ होगा और देशद्रोह का मुकदमा करेंगे। जितना मुकदमा कर लो, आदिवासी कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं झुकेगा, क्योंकि आदिवासी का खून में स्वायत्तता दौड़ता है। हम किसी का गुलाम नहीं होंगे, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। ये बात मैं आपको कहना चाह रहा था। सातवां बात मैं कहना चाहता हूं, पांचवी अनुसूची। आपने सुना है पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची छोटा मोटा चीज नहीं है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेरिटोरियल राइट्स, इलाकाई अधिकार। आज देखिए, हम आवाज नहीं उठाते हैं। हमारे 47 एमपी लोकसभा में बैठते हैं लेकिन आवाज नहीं उठाते, क्योंकि पार्टियों के गुलाम बन गए हैं। पूरे देश में 529 एमएलए हैं, पार्टियों के गुलाम हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। तो आवाज कौन उठाएगा? आपको और हमें जो है कि मुंह फाड़ फाड़ के बोलना पड़ेगा कि पांचवी अनुसूची हमारा इलाका है। आज देखिए, जब पांचवी अनुसूची हमारा इलाका है तो यहां जो है कि गैर आदिवासियों को क्यों दिया जा रहा है राजनीति में प्रतिनिधित्व? क्यों प्रतिनिधित्व उनका होना चाहिए? मैं इसलिए बोलता हूं, स्थानीय निकाय से लेके एमएलए एमपी तक पांचवी अनुसूची में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तय करना आदिवासियों के साथ सरासर अन्याय है। फतेहपुर रांची लोकसभा सीट जनरल है, क्यों है? जबकि हमारा इलाका है ये। जमशेदपुर लोकसभा सीट जनरल सीट है, क्यों है? जबकि वो हमारा इलाका है। आपको सुप्रीम कोर्ट का उस जजमेंट को याद करना पड़ेगा। पेशा कानून को लेकर ऐसा ही कहा गया। जब पेशा कानून का पद 1 और 2 मुखिया और उप मुखिया पद को आरक्षित किया गया झारखंड में, तब कहा गया कोर्ट में, झारखंड हाईकोर्ट में गया तो झारखंड हाईकोर्ट ने कहा यह जो है संविधान का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, समानता का अधिकार का उल्लंघन है। क्योंकि कई गांव में आदिवासियों का जनसंख्या बहुत कम है, वहां पे आप गैर आदिवासियों का अधिकार का हनन कर रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने कह दिया ये पेशा कानून का 100 सेक्शन जो है कि असंवैधानिक है। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में सोचिए, भाग्य से हमारे उस समय में केजी बालाकृष्णन खुद दलित हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरे रहते तो क्या होता पता नहीं। उन्होंने कहा जरूर आदिवासी लोग जनसंख्या के आधार पर कई जगह पे उनको प्रतिनिधित्व कम हो गया है, जनसंख्या उनकी कम हो गई है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से हमें याद रखना चाहिए ये आदिवासियों के इलाके हैं, इसलिए उनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा पद 1 और पद 2 में। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे इलाके में जो गैर आदिवासी आए हैं 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, वो खुद आए नौकरी करने, कमाने खाने, अपना जो कि परिवार को लाए, अपना ससुराल को लेकर आए और कह रहे हमारा जनसंख्या ज्यादा हो गया, अब हम सब पद हमको चाहिए, मुख्यमंत्री हम बनेंगे। क्या आप इसको देखते रहेंगे? ये अन्याय नहीं है तो क्या है? हमारे इलाका में आप आएंगे, आपको हमने जगह दे दिया,
आपने जनसंख्या बढ़ा दिया, आप कह रहे हैं ये अनुसूचित क्षेत्र हमारा हो गया। आप महतो लोग डिमांड कर रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र को जो है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना चाहिए, जहां आदिवासियों का जनसंख्या 50% से कम है। याद होना चाहिए, अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर कभी नहीं हुआ है संविधान में। अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसमें कहा कि हम नया कोई व्यवस्था नहीं बना रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, इसी को हम 5वीं और 6वीं अनुसूची बना रहे हैं। इसलिए यहां जनसंख्या की कोई बात नहीं है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दे रहा है वो गलत है, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। हमारा नेता कभी विरोध करेगा? तो ये हमें सोचना है। धार्मिक आजादी का मसला भी है। टाइम हमको बता दीजिएगा, हो गया मेरे पास? मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं, उसके बाद कुछ हम लोग का इंटरेक्शन हो सकता है। धार्मिक आजादी का मसला को भी आप उठाइए, चर्चा करिए। क्या है धार्मिक आजादी का मसला? भारत में आदिवासी सबसे पहले आए, भारत के प्रथम निवासी और मालिक हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अंग्रेजों ने जब जनगणना किया 1871 में पहला जनगणना हुआ, हालांकि 1881 को संपूर्ण जनगणना कहा जाता है। उस समय में आदिवासियों का अलग धार्मिक कॉलम होता था, लेकिन जैसे ही 1951 आजादी के बाद जनगणना हुआ, अलग धार्मिक कॉलम को हिंदू में समाहित कर दिया गया। पूरा का पूरा आदिवासी का धार्मिक आजादी को वहां पे ठोक दिया गया। सरना धर्म को इनकार कर दिया गया। और जो आदिवासी लोग, हम लोग संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 का अनुपालन करते हुए ईसाई धर्म को मान लिए, उसको कहता है कि बेइज्जत करता है, बोलता है एक पहले चावल के लिए धर्म बदल लिया। ये हमारे साथ अन्याय है। हमारा मौलिक अधिकार, धर्म मानने का मौलिक अधिकार का हनन है, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। ऐसे लोगों पर केस मुकदमा किया जाना चाहिए। हम लोग नहीं करते हैं। एक तरफ धर्म को नकार दिया, दूसरे तरफ दूसरा धर्म को संविधान में दिया गया अधिकार, मौलिक अधिकार का हम अनुपालन कर रहे हैं, तब हमारा बेइज्जत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है जैसे हमने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कब तक हम इसको स्वीकार करेंगे? क्या हमें आवाज नहीं उठाना चाहिए? बोलना नहीं चाहिए? हमें बोलना पड़ेगा साथियों। आज दो बातें कह के हम खत्म करना चाहते हैं। आदिवासी विचारधारा, नवा बात हमें याद रखना चाहिए। हम आदिवासी विचारधारा को छोड़ के हम कहां चले गए? हम लोग दूसरे समाज का विचारधारा में जीते हैं। कोई मार्क्सवाद, कोई माओवाद, कोई ब्राह्मणवाद, कोई दूसरावाद, कोई गांधीवाद। इधर आप चले जाइए, हमारे कुछ आदिवासी लोग गांधी को ही भगवान की तरह पूजते हैं। कैसे आप जिएंगे? और आदिवासियत खत्म। हमारे पूर्वजों ने जो दिया हमें व्यवस्था, प्रकृति के साथ सहअस्तित्व, सामुदायिकता, समानता, भाईचारा, गरिमा भरा जीवन, इतना आप जो इतना आजाद हैं, आप हिंदू समाज में रहते तो आते हैं लड़की लोग, इतना भेजता मां बाप लोग। अभी आपको फोन कर करके परेशान। इतना आजाद समाज है, कहां से आया? हमारा आदिवासियत से आया। इधर मैंने एक छोटा किताब लिखा है, आदिवासियत एक अद्भुत जीवन दर्शन, उधर मिलेगा, पढ़िए। ये क्या होगा इससे? इसको पढ़ने के बाद आप खुद को गर्व महसूस करेंगे। आप मानसिक गुलामी से मुक्ति मिलेगी, जिसके बारे में मैंने कहा है। आप अपने समाज को जानेंगे, पूर्वजों के दिया हुआ व्यवस्था को जानेंगे, तब आपको लगेगा कि सचमुच जो लोग कहते हैं हम मुख्यधारा में हैं, वो लोग बेटियों को पैदा होने नहीं दिया। इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा बेटियों को पैदा होने नहीं दिया। लाखों लाख महिलाओं को दहेज की वजह से जिंदा जला दिया। क्या आदिवासी समाज में ये सब दिखते हैं? उसके बावजूद आपको दिक्कू बनना है, ऐसे समाज में जाना है। मैं कभी कभी सोचता हूं कैसा आदिवासी समाज है, इतना आजाद भारत समाज में हमारे बहुत सारे बहनें, कोई बुर्का ओढ़ने भाग जाती है, कोई घूंघट ओढ़ने चली जाती है। तो मैं सोचता हूं आज पूरी दुनिया में लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं। लोगों को फ्रीडम चाहिए और आपको गुलामी पसंद है। क्यों? क्योंकि दिकुओं ने कह दिया हम आगे बढ़े हैं, हमारा चेहरा चमक रहा है, हम स्मार्ट हैं, हम अच्छा दिखते हैं। बस आप उधर भाग रहे हैं अपना समाज छोड़ के, अपना समाज को नफरत करते हैं। भिक्षुओं ने एक षड्यंत्र के तहत
एक बड़ा षड्यंत्र बनाया और कहा कि आदिवासी समाज को ऐसे दिखाया कि ये जो है कि कूड़ा का ढेर है। क्या बताया? ये अनपढ़, गंवार, जंगली, जाहिल, यही सब डाला, लेकिन ये नहीं बताया कि समानता पूरी दुनिया में आदिवासी समाज में जो समानता है कहीं नहीं मिलेगा। समय नहीं है, मैं आदिवासी फिलोसॉफी पर ही आपको बहुत लंबा चौड़ा बात बताता तो आपको लगता है कि हाँ वाकई में हम गुलामी से मुक्ति कर पाएंगे, हम मुक्त हो पाएंगे इस फिलोसॉफी को जान के। लेकिन इस फिलोसॉफी को जानना है। हम दूसरों का चश्मा पहन रहे हैं। देखिए माओवादियों का चश्मा हमने पहना, क्या हुआ रिजल्ट? पुलिस और नक्सली वर्दी में आदिवासी एक दूसरे को गोली मार के खत्म कर दिए। हुआ कि नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ में चले जाइए, 500 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ या फिर उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ। क्यों? वही दूसरों का लाल झंडा ढोने की वजह से। हम लोग अगर अपना झंडा ढोते तो क्या होता? जो राजनीति मानंगांव पे जयपाल सिंह मुंडा ने शुरू किया तो उसी को लेकर आगे चलते आदिवासियत को तब क्या होता? ये सोचने का समय है। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है, आदिवासी समाज को आज बौद्ध उन्मूलन की जरूरत है, बौद्धिकता की जरूरत है। हमारे पूर्वज लोग जल, जंगल, जमीन, अपना समाज, सब कुछ जो है कि तीर धनुष से बचाया। आज वो समय नहीं है। आरएसएस को देखिए क्या कर रहा है, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हमारा संविधान संकट में है। वो बड़े बड़े विवेक देवराय जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को पकड़ के आलेख लिखवाते हैं बड़े बड़े अखबारों में, कहते हैं कि ये जो है कि अंग्रेजों का समय का बना हुआ संविधान है, इसलिए इसे गुलामी प्रतीत होती है, इसलिए हमें संविधान को फेंक देना चाहिए, हमें नया संविधान लाना चाहिए। देखिए कैसे नैरेटिव वो लोग तैयार करता है, बोलता है ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है। मतलब झूठ पर झूठ बोल के वो लोग सच की तरह चीजों को पेश कर रहे हैं और हमारे पास सच है उसको भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। संविधान खत्म हो जाएगा, हमारा टेरिटोरियल राइट खत्म हो जाएगा, हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, हमारा धार्मिक आजादी खत्म हो जाएगा, हम जो है कि गुलाम बन जाएंगे साथियों। इसलिए मैं कहता हूं बौद्धिक उन्मूलन, बौद्धिक उन्मूलन का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ पढ़ना, मतलब हुआ सोचना, मतलब हुआ चर्चा करना, सवाल उठाना, लोगों को बताना जो मैंने सच्चाई बताया आपको धर्मांतरण को लेकर सच्चाई क्या है, चर्चा कीजिए लोगों के बीच में, क्यों ऐसा ये लोग करते हैं। हर चीज पर सवाल उठाना, बौद्धिक उन्मूलन करना जरूरी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यह हमारे लिए अंतिम समय है। अगला चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव भी होगा, विधानसभा चुनाव भी होगा। यदि आपने दोनों चुनाव नहीं जीता और विशेषकर लोकसभा चुनाव नहीं जीता तो ये लोग जो है कि आप हमारा संविधान उखाड़ के फेंक देंगे और अपना हिंदू राष्ट्र का संविधान लेके आएंगे। ये होने वाला है। आपने देखा जब नया संसद का उद्घाटन हुआ, क्या हुआ वहां? जब हमारा संविधान कहता है कि ये जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, वहां पे पंडितों को बुला के जो है कि वहां पे उद्घाटन कराया गया। और इस देश का पहला राष्ट्रपति आदिवासी राष्ट्रपति है, हाउस का सबसे बड़ा मालिक, देश का मालिक, संवैधानिक मालिक, उसको तक वहां पे जाने नहीं दिया गया। क्यों जाने नहीं दिया गया? क्योंकि वो एक विधवा है, वो आदिवासी है, अछूत है। समझ रहे हैं क्या चल रहा है इस देश में? इसलिए आप याद करेंगे 2019 के 19 चुनाव से पहले वहां पे युवाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन था। मैंने अपनी बात रखने के बाद आप लोगों में से हाथ उठाने के लिए कहा था, आप में से कितने लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है? तो बहुत कम लोग उठाए थे। मैंने काम दिया था, आज भी मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है? हाथ उठाइए। अच्छा ठीक है, फिर भी बहुत लोगों के पास नहीं है साथियों। वो हथियार है, बिना हथियार का लड़ाई कैसे लड़ेंगे? 24 की लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? यहां से जब आप जाएंगे तो मैं आपको काम दे रहा हूं, ना सिर्फ आपके घर का, आपका परिवार का, आपके अगल बगल के परिवार में पूछिए जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, जिनके पास वोटर लिस्ट पर नाम नहीं है, जल्दी से चढ़वाना है। युद्ध जीतना है 2024 का। और उस युद्ध में जो हमारे भाई बहन बाहर गए हैं, किसी भी तरह से या नौकरी करने गए हैं या बासन बर्तन मांजने गए हैं,
सारे लोगों को उस दिन वापस लाना है। उनको कहना है कि ये लड़ाई है इस देश को बचाने का, आदिवासियत को बचाने का, संविधान को बचाने का। यदि संविधान नहीं बचता है तो आदिवासी भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और ये लोग कहेंगे डंके के चोट पर कि ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर हिंदू को छोड़ के किसी को नहीं रहना चाहिए। आप चले जाइए, जहां जाना है वहां जाना है। हमारे पास बड़े पैमाने पर अत्याचार होगा, इसलिए मैंने 3 नारा दिया है, इसको नोट करिए। 3 नारा मैंने दिया है। पहले माटी बाद में पार्टी, क्योंकि कोई पार्टी हमारा माटी नहीं बचाया। पिछला 75 साल का इतिहास यही बताता है। हम ही लोग माटी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, दयामणि दीदी जैसे लोग लड़ रहे हैं, तो हमें खोजना पड़ेगा माटी बचाने के लिए। तो पार्टी बाद में, पहले माटी बचाने के लिए सब लोग निर्णय लेके एक साथ जाना है। दूसरा नारा मेरा है, पहले आदिवासी बाद में धर्म। हम धर्म करके नहीं बचेंगे, इसलिए आदिवासी करना है। हर जगह पे आदिवासी करना है। तो पहले आदिवासी बाद में धर्म आपको नहीं बचाएगा, पहले आदिवासी ही बचाएगा। धर्म अपने जगह पे है, वो एक आध्यात्मिकता का बात है, वो अलग बात है। वो धर्म, जैसे गांधी जी ने कहा, धर्म व्यक्तिगत चीज है, हर व्यक्ति का व्यक्तिगत चीज है। धर्म को अपने दिल में रखिए और बाकी समाज को, आदिवासियत को सामने रखिए। और तीसरी जो नारा है, तीसरा नारा है, वो है पहले आदिवासी बाद में व्यक्ति। आजकल क्या होता है, अगर हम लोग एक साथ मिलके निर्णय करते हैं इस आदमी को हम इलेक्शन में खड़ा करेंगे, तो उस निर्णय में शामिल व्यक्ति भी बाद में दुश्मनों से पैसा ले लेके जो है कि खड़ा हो जाता है और हम लोग हार जाते हैं। हम लोग दुश्मन को नहीं समझ पा रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूं आदिवासी इलाके में आरएसएस वाले और दूसरे दुश्मन वाले निरंतर जो है कि फुटबॉल और जर्सी और हॉकी स्टिक और खस्सी और बंडा सब कुछ बांट रहा है। हमारे आदिवासी खुश, फिर अंत में वोट भी दे देंगे, बोलेंगे उनका तो खस्सी खाया है, कैसे नहीं देंगे वोट। ऐसे में साथियों हम लोग नहीं बच पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस 2024 हमारे अस्तित्व की आखिरी लड़ाई है। यदि 2024 हम लोग हार गए तो गए। इसलिए खोटी विधानसभा में तो आपको मुंडा को एक्सपोज करना चाहिए। मैं खुले आम बोल दे रहा हूं, जिसको जो करना है कर ले। क्योंकि मुंडा जो है आदिवासियों का सौदा कर रहा है, वो महतो लोगों के पक्ष में है। वो हमारा मुंडा जिसम को जो है कि मित्तल को बेच रहा था। ऐसे लोगों को हम खूंटी से जीतने देना चाहिए। हर एक जगह गांव पोस्टर छप जाना चाहिए कि महतो के समर्थक मुंडा गांव से गांव में घुसना मना है, मित्तल को लाने वाले मुंडा गांव घुसना मना है, मित्तल को लाने वाले अर्जुन मुंडा जो है कि यहाँ पर आपका जो है कि मुंडा जिसम का सौदा करने वाले मुंडा जो है कि आपका यहाँ घर गांव घुसना मना है। उधर एक किताब है, पढ़ लीजिएगा, उलगुलान का सौदा मैंने लिखा है, उस पर पूरा दयामणि दी जो आंदोलन की मित्तल के ऊपर, मित्तल को भगाई। दुनिया का स्टील का बादशाह आप समझ लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टील बिजनेस करने वाला आदमी को दयामणि दी उखाड़ के वहां पे फेंक दी। और मुंडा को जो है कि हम लोग अपने सराखों में बैठाए हुए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पे खत्म करते हुए आपसे कहना चाहता हूं, आप एक एक युवा तैयार हो जाइए। खुद के लिए भी पढ़ना है, समाज के लिए पढ़ना है। और मैं बहुत समय में देखता हूं टेक्नोलॉजी का बहुत सारे हमारे युवा लोग व्हाट्सएप, फेसबुक दिन भर, कई लोग तो सुबह से शाम तक आई लव यू, आई मिस यू कर रहे हैं। वो भी करना है, लेकिन जो आदमी आपको सुबह से रात तक आई लव यू, आई मिस यू कर रहा है ना, वो आपको नहीं किसी और को भी कर रहा है। तो आपको एक ही बार कर रहा है, उसी के साथ करना है। तो फेसबुक व्हाट्सएप में सिर्फ एक बार आई लव यू मिस यू करना है, बाकी टाइम में समाज के बारे में मैंने जो बातें की उसको प्रचार प्रसारित करना है, तब जाके हम लोग समाज को बचाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल होगा तो जरूर लेंगे। किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आपके पास समय को देखते हुए 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप हाथ खड़े करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके पास माइक दिया जाएगा, आप हाथ खड़े करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
मैं सिप्रियन होरो रुमुतकेल पारिश है। डायरेक्ट मुद्दा में आता हूँ। आजकल हमारे गांव पंचायत या प्रखंड में बहुत चर्चित वाला समस्या है भूमि सर्वे के लिए सरकारी अफसर हर ग्राम सभा में जा करके समिति बनाने को कहता है और जो भी पड़ती जमीन है पड़ती जमीन में मतलब पड़ती जमीन को फिर से सर्वे करने के लिए कहता है। क्या ग्राम सभा इसमें सहमत रहेगा कि नहीं रहेगा, यही सवाल मेरा है। इनका सवाल है कि जो सर्वे हो रहा है अभी गांव-गांव में, उसमें जो पड़ती जमीन है उसको सर्वे करने देने के लिए ग्राम सभा उसका सहमति देगा या नहीं। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? कहाँ चला गया? हमको लगता है सबको सुसु पोटी लग गया है इसीलिए कोई नहीं, या फिर आप लोग ज्यादा ही मैं बोल दिया क्या? आप बोले चल दीजिए, बहुत बोल दिया। तो आप लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही मैं दूसरे तरफ का समझता हूँ। अगर सवाल नहीं उठाएंगे ना तो मैं समझूंगा आप सब कुछ समझ गए या कुछ भी नहीं समझे। कान ऐसे करके बैठे दोनों तरफ ठिप्पी लगा के, जस्ट कुछ भी बोलते रहो, हम सुनबे नहीं करेंगे। ऐसा नहीं ना? हेलो सर। हाँ हाँ, जय सु। मैं तोरपापल्ली से अनीता भिंगरा हूँ। ठीक है। और मैं तोरपा प्रखंड में काम करती हूँ। तो मैं वहाँ पे काम करती हूँ तो वहाँ देखती हूँ कि हमारे समाज में अभी भी एजुकेशन की बहुत कमी है, जिसके वजह से हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं वे लोग जो भी योजना आता है वो सब उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। और आपने जो भी टॉपिक में हमें बताया वो सब आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और मैं पर्सनली आपसे मिलना चाहती हूँ, तो प्लीज आप थोड़ा सा समय दीजिएगा। पर्सनली तो मैं लड़की लोग से नहीं कोई बात नहीं, पहले वाला हम जवाब दे लेते हैं फिर ले लेंगे। देखिए, आपने पड़ती जमीन वाला बहुत ही मतलब बड़ा सवाल पूछा है, इसलिए मैं इसको पहले ले रहा हूं। देखिए, पड़ती जमीन, यही तो समझदारी हमारे पास गड़बड़ है। इसलिए मैं बोलता हूं कि राजनीति हम लोग नहीं समझते हैं। नारा क्या देते हैं हम लोग? जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन गांव में जाएंगे तो पड़ती जमीन सरकार का है, जंगल सरकार का। तो नारा कह दिए जल जंगल जमीन हमारा है। जल जंगल जमीन हमारा है तो हमारा है ना, ग्राम सभा का है तो सरकार क्यों सर्वे करेगी? यही आवाज नहीं उठाने की वजह से सरकार, रघुवर दास सरकार क्या की थी, लैंड बैंक बनाया असंवैधानिक तरीके से और 21 लाख एकड़ जमीन को डाल दिया। और वहां क्या क्या जमीन डाला? परती बोल के सरना, मसना, खूंटी, पूरा खूंटी जिला का जानते कितना, अभी भी याद है, 514 सरना स्थल को डाल दिया। उसके बावजूद सरना लोग विरोध नहीं किया। बताइए, लैंड बैंक को देख के विदेशी लोग कंपनियों को देने के लिए फिर भी विरोध नहीं किया। क्यों? उन्होंने कहा ये तो हमारी सरकार ने इसे किया है। ये तो राजनीति हम नहीं समझते हैं। तो ग्राम क्यों आप सर्वे करने देंगे? सर्वे करने नहीं देना है। ये ग्राम सभा की जमीन है, ये गांव की जमीन है, इस पर हमारा अधिकार है। पेशा कानून के तहत हमारा अधिकार है। हालांकि पेशा कानून में भी संशोधन करने का बात होना चाहिए। मैं चूंकि पेशा कानून को भी जब आया बात तो मैं बोल देता हूं, 1996 में जब पेशा कानून आया तब बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया। कहा गया ये आदिवासियों के परंपरा को संवैधानिक जमा पहना दिया गया, लेकिन ये सरासर झूठ था। झूठ कैसे था? आदिवासी परंपरा में चुनाव नहीं होता है, सर्वसम्मति के आधार पर नेता चुना जाता है गांव समाज में। अब इसमें चुनाव व्यवस्था थोप दिया हमारे ऊपर और बोल रहे कि संवैधानिक जमा पहना दिया। इसके कारण क्या हो रहा है? जो आदमी वार्ड में जीत जाता है, मुखिया चुनाव जीत जाता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है और गांव का हाथू मुंडा को नहीं मानता है, कोई पारंपरिक नेता को नहीं मानता है। तो हमारा परंपरा को खत्म करने का ये कानून लाया गया। इसलिए पेशा कानून में सब कुछ ठीक है, चुनाव को हटाना चाहिए। एमपी एमएलए का चुनाव जरूर हो,
वहां देंगे, लेकिन परंपरा में नीचे चुनाव नहीं होना चाहिए, इस बात को हमें करना पड़े। नहीं तो हमारा परंपरा खत्म हो गया तो हम खत्म हो गए। आदिवासी होने के लिए परंपरा और ये हमारा पारंपरिक शासन व्यवस्था एक माइलस्टोन है, एक चाहे जरूरी है। यूएन ने भी इसको कहा है, इंडिजिनस पीपुल होने के लिए ये शर्त है, ये आपका पारंपरिक शासन व्यवस्था होना, इसलिए हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। तो आप कहिए कोई भी गांव में किसी भी तरह का सर्वे नहीं होगा, ये हमारा जमीन है, सर्वे क्यों कर रहे हैं पूछिए उनको, ये सब बंद करना है। उदयवन निधि उधर लड़ रही है, बहुत सारा गांव में जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तो ये सब चीजों को बंद करना है। हाँ, अब बहुत हो गया कहना है। और दूसरी बात आपने कहा, दूसरा सवाल था शिक्षा की कमी। देखिए दोनों तरह से चीजें हैं, इसलिए मैं बोल रहा एक तरह से नहीं देखना है। शिक्षा की वजह से ही हम लोग आदिवासी से गैर आदिवासी हो गए, ये भी एक बात है। शिक्षा की वजह से हमारे बीच बिल्डिंग भी आ गए, ये भी ये बात है। लेकिन शिक्षा की वजह से हम लोग का क्या हो रहा है, गांव का आदमी को हम आदमी नहीं समझते हैं। जो आदमी जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई कर रहा है, आज भी बचाया है, अपनी भाषा में बात करता है, संस्कृति में जीता है, उसको हम लोग बेवकूफ समझते हैं, नहीं समझते हैं। जितना बिल्डिंग ठोक के रांची और खूंटी में है, वो लोग अपना गांव का रिश्तेदार को शादी में नहीं बुलाता है, उसको लगता है कि बाप रे इधर तो कैसे दिखेगा, वो खाई बन गया। तो हमारा समाज में एक नया वर्ग पैदा हुआ जिसको हम आजकल बोलते हैं नव दूषित आदिवासी मध्य वर्ग, एकदम दूषित हो गया, जो अपनी भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा में जीना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। आप बोले आप शिक्षा में आए तो शिक्षा तो करना पड़ेगा, लेकिन सरकारी योजना का भी वही है। हमारे पूर्वज, इसलिए मैंने कहा ये किताब पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ पता चल जाए, छोटी किताब 56 पेज का। हमारे पूर्वज लोग कभी भीख मांगे? अपने लिए घर बनाया, खेत मतलब जंगल झाड़ साफ करके खेत बनाया, पहाड़ तक में जो है कि अनाज उगाया, सब कुछ आज किया। आज हम सरकारी योजना 1 रुपया किलो चावल नहीं देगा तो हम मर जाएंगे, सरकार साड़ी धोती नहीं देगी तो हम नंगे रह जाएंगे। कहां चले गए हम लोग? सरकारी योजना, सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत हम लोगों को भिखमंगा बना दिया, याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारी योजना मत लीजिए, लेकिन सोचिए कुछ और। हमारे पूर्वज पूरा सब कुछ किया, तेल पेरा, चटाई बनाया, झाड़ू बनाया, हम लोग बना रहे हैं। हम लोग को तो प्लास्टिक चटाई ना अच्छा लगता है, प्लास्टिक कुर्सी अच्छा लगेगा ना, दिक्कुओं का ना सब अच्छा लगेगा। तो दामाद भी दिक्कू होगा तब ना हमको लगेगा हम आगे बढ़ गए हैं। तो दामाद भी दिक्कू होगा, कन्या भी दिक्कू होगा। एक आदमी वहां पे रांची में हमको बोला, हम तो अपना बेटा का शादी एकदम दिक्कू से ही करेंगे, वही लोग गोरी रहती है, वही लोग अच्छी रहती है, आदिवासी से तो करेंगे ही नहीं। बताओ, ठीक है। अगला सवाल। सवाल अगर अभी तक नहीं आ रहा है तो मैं हमारे मिस्टर ग्लैडस्टोन टुंडू की जो किताबें हैं मेरे पास हैं, बहुत पुस्तक वो स्टॉल में लगा हुआ है, जिसका दाम बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 रुपया, 50 रुपया और 60 रुपया। इसलिए आप इसे आसानी से खरीद कर ले सकते। जैसे जिसके बारे उन्होंने कहा, आदिवासी एक अद्भुत जीवन दर्शन, बहुत अच्छी पुस्तक है। हमारे गांव में हमारा राज हम बोलते सिर्फ है, लेकिन शायद कितना जानते हैं हम इस पुस्तक से सीख सकते हैं। झारखंडी कौन, संविधान की 5वीं अनुसूची और आदिवासी अधिकार, जिसको हमने सुना, 5वीं अनुसूची क्या है और हमारे अधिकार क्या है। और एक अकेले पुस्तक जो आदिवासी अधिकार, जो जिन्होंने अपने भाषण में कहा, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अधिकार दिया गया है वो पुस्तक में है। इसलिए आप अभी बाद में बहुत समय मिलेगा, उस समय स्टॉल के पास जाएं और कृपया पुस्तक खरीदें और हम सीखें, ताकि जो अधिकार हमारे अधिकार है उसको जानें। थैंक यू। कोई सवाल आएगा या मैं चलूं? अच्छा, आ रहे शायद उधर। चलिए, तब कोई सवाल नहीं आए तो जो मिलना चाहती उसी से मिल लेते हैं। आप क्या करें, आप लोग सवाल नहीं पूछते हैं। सर, अच्छा, जैसे कि मैं इलेक्शन की बात करता हूँ। हाँ। इलेक्शन के दौरान
अगर सबसे ज़्यादा ड्यूटी मिलता है तो वो टीचर वर्ग को मिलता है, शिक्षक वर्ग को मिलता है। तो जैसे मैंने देखा है कोई टीचर मान लीजिए सिसई विधानसभा का हो और कहीं दूसरे जगह जॉब कर रहा है, इस दौरान वो बैलेट पेपर के थ्रू वोट देता है। लेकिन मैं प्रायः देखा हूँ कि हमारे जो एसटी भाई हैं, एसटी टीचर लोग हैं, वे करते क्या है कि इतनी भीड़, लंबी लाइन लगी है, कौन फॉर्म भरेगा, कौन बैलेट पेपर डालेगा। इस दौरान हमारे जो माइनॉरिटी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, इस तरह वे अपनी सोच की वजह से वोट नहीं दे पाते हैं और प्रायः अधिकतर यही होता है। तो मैं यह चाहता हूं कि जिस तरह से यहाँ पर हम युवक सम्मेलन कर रहे हैं और जिस तरह से आप लोग हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं इलेक्शन के प्रति, तो मैं चाहता हूं कि अगर हर धर्म प्रांत में इसी तरह शिक्षकों के लिए, स्पेशली ईसाई शिक्षकों के लिए अगर इस तरह का आयोजन किया जाए तो कैसा रहेगा? रहेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन जो लोग नहीं जागते हैं वो कभी नहीं जागेंगे। अब शिक्षक हो क्या अब नहीं जागे तो किसको जगाएंगे हम लोग? शिक्षकों को तो ज्यादा जागना चाहिए ना, वो दूसरों को पढ़ा रहे हैं। यही है सर, बात यही है कि इलेक्शन में प्राय देखा गया है, तो अगर फिर भी अगर आयोजन किया जाए तो अच्छा रहता। करना चाहिए, निश्चित रूप से उसका मैं समर्थक हूं, लेकिन कहने का मतलब है कि हम लोग जैसे टिमटिमाते 10 लोग कितने लोगों को जगाते रहेंगे? लोगों को जागना खुद भी चाहिए ना। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर हैं, उनको तो दूसरों को बताना चाहिए, लेकिन वो खुद ही नहीं जाग रहे हैं, तो इन लोगों को डिलिस्टिंग कर देना चाहिए। सर यहाँ बात टीचर्स की नहीं है, एसटी की बात है। जैसे अदर कास्ट वे लाइन लगा के फॉर्म भर के जमा भी करते हैं, लेकिन जैसे प्राय एसटी टीचरों को देखा जाता है कि वे पीछे हटते हैं। तो मैं स्पेशली एसटी टीचरों के लिए कह रहा हूँ कि अभी अधिकतर माइनॉरिटी स्कूल है, तो उनमें उनके लिए ये व्यवस्था भी है, ये आयोजन किया जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमारे बीच विजिस हैं, डीन भी इधर के हैं, तो हमको लगता है वो जरूर सोचेंगे वैसे कुछ आयोजन होगा तो। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। हम सभी प्रश्न पूछने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इसी के साथ अगर हाथ में होता आसमान और एक है जाता है, इतना मान देने को मन करता है। आपने तो बंजर जमीन पर चंदन उगा दिए, आपकी इस अदा पर दिलो जान देने को मन करता है। हम आदरणीय मिस्टर ग्लैडसन डुंगडुंग को उनके जोशीले और जागरूक करने वाले भाषण के लिए, संदेश के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और फादर मसीह से आग्रह करती हूँ कि आप शोर उठाकर उन्हें सम्मान दें।